तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं सेक्शन 2। ए पेपर है जामिया मिलिया इस्लामिया BA डिस्टेंस, जिसका कोड है B99, जिसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था इस सैटरडे का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए ऑलरेडी कवर्ड है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या तो टॉप के पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें टोटल रीजनिंग करवाया गया 1 से 20 तक रीजनिंग, जितने सारे रीजनिंग है। इसमें क्या है, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में बात की गई है। तो 10 क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन गिवन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट हैज़ नथिंग टू डू विथ नेचर एंड नेचर। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, नेचर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारे डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है। डेवलपमेंट इज़ आइदर रिलेटेड विद नेचर एंड नेचर, ये भी ऑप्शन गलत है। डेवलपमेंट इज़ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, देखिए यहाँ पर आया है इंट्रैक्शन बिटवीन नेचर एंड नेचर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। और फिर फोर्थ बोला डेवलपमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड नेचर, तो नहीं, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर, मतलब 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द NAP 2020 व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ असेसमेंट ऑफ असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों का आकलन हमें किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू NAP 2020। तो देखिए NAP 2020 में कंस्ट्रक्टिव बेस भी बोला गया है, तो ऑप्शन इसका ए भी मतलब फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर कॉन्टिन्यूस भी बोला गया तो ये भी सही हो जाएगा। फोकस ऑन मेमोराइज, तो देखिए जब भी मेमोरी वाली बात कहेगा, जब भी मेमोराइजेशन की बात कहेगा, ये गलत हो जाएगा। मेमोराइज कभी भी में रटने पर, रटने की प्रवृत्ति नहीं सिखाई गई है, तो रटने वाली बात जहाँ भी आए समझ लीजिए वो गलत है। एज पर द प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम, तो इसका ऑप्शन जो है ए फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट। आप देखते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ पर है, तो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में क्या मिला है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल शुड एम्फेसाइज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपको देखिए ए भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया, हाँ इवन ए भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है। ये जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, इवन रिसेंट में भी जो जामिया मिलिया इस्लामिया BEd जनरल का पेपर हुआ था उसमें भी सेम ही क्वेश्चन आया था। और आपका जो हाँ ए वाला भी क्वेश्चन है, ए वाला भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ए वाला भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया। और जो अभी आप नेक्स्ट देख रहे हैं 24, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं, बहुत सारे। तो इसमें क्या बोला है कि जेंडर इज़ द कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशियली, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट शुड बी द मेन एम ऑफ टीचिंग EVS। तो EVS जो पढ़ाया जाता है एलिमेंट्री लेवल पर, व्हाट शुड बी द मेन एम, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। टीचिंग EVS एट द प्राइमरी लेवल, ठीक है, प्राइमरी लेवल एज द रिकमेंडेड बाई NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो 2005 का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसमें EVS के बारे में क्या बोला गया कि क्यों बच्चों को एलिमेंट्री लेवल से पढ़ाया जाना चाहिए। हमें बच्चों को इसलिए एलिमेंट्री लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, प्राइमरी से, इसलिए ताकि बच्चे एनवायरनमेंट का एक तरीके से कद्र करना सीखे, एनवायरनमेंट की हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो जानना सीखे। जिससे आजकल के दौर में देखिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो जब इसके महत्व को पता होगा तो उतना पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हुए वैसे कौन सी बात कही गई, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। नहीं, जो सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए नहीं कराया जाता, तो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन नहीं है वो करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। फिर कह रहा है कि रिमेंबरिंग, तो रिमेंबरिंग वाली बात आ गई तो रिमेंबर का हटा दीजिए, आंसर सही हो ही नहीं सकता। लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग विद द लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब हम चलेंगे डी पर, पहले डी देखेंगे क्या है। फिर एक्वायरिंग स्किल टू एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली, तो नहीं, ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस अगर बोला था ना 5 साल का पेपर अगर आपको कर लो तो आपके पूरे 80 प्लस आएंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने बोला है कि अगर आपने 5 साल का पेपर कर लिया, बस वही कर लिया, तो उसी से 80 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। इसमें बोला है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ NCF 2005। तो 2005 के जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर यशपाल सिंह थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट ने गलत कर दिया होगा। इसमें बोला कि व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया? तो देखिए हालांकि इसका जो ड्राफ्ट बना था, जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, वो 26 अक्टूबर को 26 अगस्त को पास हुआ था। 26 अगस्त को पास हुआ था 2009 में। हाँ 2009 में 26 अगस्त ऑफ 2009 में पास हुआ था पार्लियामेंट में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इसका इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 2010 को। तो 2009 देखते ही लोग टिक करके चले आएंगे, हाँ 2009 में मैंने पढ़ा था कि 2009 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। 2009 में 26 अगस्त 2009 को जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, बिल पास हुआ था, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो फर्स्ट अप्रैल 2010 में हुआ था। ये तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और सेम क्वेश्चन आपका 28 भी आया हुआ है। फॉर विच एज ग्रुप चिल्ड्रेन द RTE एक्ट 2005 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की बात कही गई, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की बात कही गई, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NAP 2020 इज़ टू टेक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन कितना % बाई 2035। तो 2035 में कितने बच्चे जो है कि स्कूल से निकल के कॉलेज में इनरोल्व हो जाएंगे, स्कूल से निकल कर कॉलेज में इनरोल्व हो जाएंगे। तो टोटल 50% क्या हो जाएगा इसका? 50% बच्चे ऐसे होंगे जो कि स्कूल से निकल के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अभी वो इतना सीटें नहीं है, अभी इतना सीटें नहीं। अगर हम सभी जो अभी अगर हम बात करें एकेडमिक सेशन 2024 की, अगर हम 100% रिजल्ट दे दें, 100% रिजल्ट की 11 मतलब 12 के सारे बच्चे, हर एक जितने भी स्ट्रीम है, जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट के 100% अगर बच्चे पास हो जाए ना, तो एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी मुश्किल है। ये तो 35 की बात की गई कि 35 में 50% ऐसे बच्चे होंगे कि जो स्कूल से निकलेंगे और कहाँ कॉलेज में चले जाएंगे, 50%, और वो भी 2035 में, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर हम स्कूल की बात करें, अगर हम स्कूल की बात करें, तो स्कूल में ये बोला गया है कि जो 8 तक बच्चे ज़्यादातर बच्चे 8 के बाद ड्रॉप कर देते हैं, तो 8 के बाद जो 9, 10, 11, 12 जो बच्चे जाएंगे ये 100% होंगे, ये 100% टिल 2030 तक। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि खाली ये सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में ही देखने में अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं। टीचर की वैकेंसी तो निकाल नहीं रहे हैं, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल हो जा रहा है, टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन लिखा हुआ है तो देखते हैं क्या होता है। NAP 2020 की बात कही गई तो देखते हैं क्या होता है। वैसे खाली बस सारे के डॉक्यूमेंट पर ही अच्छे लगते हैं सब चीज़ें। अब देखिए रियल लाइफ में इसको उतारने के लिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि द NAP 2020 प्रपोज दैट लर्निंग शुड बी। तो लर्निंग कैसा होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट बेस होना चाहिए। तो अगर एक्सपीरियंस बेस होगा तो बच्चों को हम अच्छे से चीज़ों को सिखा सकते हैं। मेमोरी बेस कुछ नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक बेस भी नहीं होगा, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी नहीं होना चाहिए। तो जो लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए वो एक्सपीरियंस बेस होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 में फुल फॉर्म ऑफ ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड, इसका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बोला कि व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NAP 2020 रिकमेंडेड। तो ये जो नेशनल 2020 रिकमेंड करता है वो मल्टी लैंग्वेजिज्म का रिकमेंड करता है। तो ये क्या होना चाहिए? मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात आइए सेक्शन में भी बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता दें कि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। टू क्रिएट द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल बी मर्ज विद द अदर टू बैंक एज अनाउंस रिसेंटली। देखिए जो टोटल 4 बैंक है आपस में मर्ज हुई, अब मर्ज होके जो वर्ल्ड की फोर्थ या फिफ्थ, शायद फिफ्थ लार्जेस्ट, हाँ फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक बनी है, वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट। तो कौन कौन सी बैंक है? एक तो SBI है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लस आपका SBI के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, प्लस उसके साथ आपका मिला है केनरा बैंक, और फिर लास्ट में जो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI। तो ये 4 बैंक मिल के अपना टोटल 4 ट्रिलियन का एक तरीके से 4 ट्रिलियन का ग्रोथ अपना कर चुके हैं। तो अब ये इसका जो इस हिसाब से जब करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट म्यूज़ियम इस्टेब्लिश? तो देखिए जो फर्स्ट म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था बंगाल में। तो यहाँ पर बंगाल कहीं से कहीं तक नहीं गिवन है। विक्टोरिया शायद था म्यूज़ियम, विक्टोरिया मुझे याद है, विक्टोरिया म्यूज़ियम था जो कि बंगाल में बनाया गया था विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से। तो अब उसमें तो कहीं दिया नहीं है। जो सेकंड है वो दिल्ली है, तो अब हमारे पास जब सेकंड ऑप्शन गिवन है तो हम सेकंड ऑप्शन पर टिक कर देंगे दिल्ली। हालांकि फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट में उन्हें देना चाहिए था बंगाल, लेकिन बंगाल नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे दिल्ली पर टिक कर देंगे क्योंकि दिल्ली सेकेंड है। अब द फर्स्ट 5G मोबाइल नेटवर्क हैज़ लॉन्च बाई विच कंट्री? तो आइए सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो फर्स्ट 5G मोबाइल नेटवर्क को कब लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था 2019 में लॉन्च किया गया था 2019 में, और 3 अगस्त, आई थिंक 3 अगस्त ही है ना शायद, हाँ 3 अप्रैल है, अगस्त में 3 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, साउथ कोरिया के द्वारा। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसी साल आपकी बात करें तो उसी साल 5 कंट्रियाँ और थी जिसमें आपका US था, चाइना था, जापान, सिंगापुर ने भी लॉन्च किया था। तो साउथ कोरिया को लेकर 5 हो गए। तो 2019 में 5 कंट्रियों ने लॉन्च किया था 5G नेटवर्क, लेकिन सबसे पहला लॉन्च करने वाला है 3 अप्रैल को साउथ कोरिया। तो ये भी डेट भी याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो इसमें द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़, तो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रचूड़ साहब जो है अभी हमारे जो इंडिया के करेक्ट जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस है। और इनका पूरा नाम डी से धनंजय, वाई से यशवंत है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। इसमें 37th में है कि 71st मिस यूनिवर्स 2020 विनर आर बोनी गैब्रियल बिलोंग टू विच कंट्री? तो 21 कंट्री के थे, यूएसए कंट्री की है। और अगर रनरअप पूछेगा तो रनरअप में याद रखिए कि अमांडा डूडामल है। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वेयर वाज द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये 7 जनवरी को 7 जन 2020 को किया गया था, 2023 को किया गया था। और ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, नागपुर। नेक्स्ट चलिए आइए महिला क्रिकेट पर चलते हैं। हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ वोमेंस प्रीमियर लीग 2023? अभी हाल ही में IPL स्टार्ट हुआ है, IPL वोमेन स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो सबसे महंगी प्लेयर थी वो स्मृति मंदाना थी। स्मृति मंदाना को जो खरीदा गया था वो RCB ने 3.4 करोड़ में खरीदा था। और सेकेंड नंबर पर एस्ले गार्डनर थी जिन्हें 3.2 करोड़ का खरीदा गया था। और थर्ड नंबर पर नेट सीवर को भी 3.2 करोड़ में खरीदा गया था। दैन दीप्ति शर्मा थी, दीप्ति शर्मा को जो खरीदा गया था वो 2.6 करोड़ में खरीदा गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर का स्टेट रहा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? तो लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है वर्ल्ड में? तो यहाँ पर गोरखपुर, कोल्लम, फिर इसका दिया है सिद्धरुद्रा स्वामी और लास्ट है न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर की जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो है 1366.33 मीटर। और इससे पहले था जो ओल्डेस्ट की बात करें, अगर ओल्डेस्ट पूछेगा तो कोल्लम आप बताइएगा, कोल्लम का है 1180।
मीटर इतना था कोल्लम का। और फिर उसके बाद इससे पहले मतलब अभी रिसेंट में गोरखपुर बन गया। गोरखपुर तो आएगा, अगर आपका आएगा तो आपको गोरखपुर टिक करना है, तो गोरखपुर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 41 की। इसमें हु वाज द सॉरी एक मिनट हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड 68th है हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गंगूबाई कठियावादी। नेक्स्ट चलते हैं 42 की तरफ। वेन इंटरनेशनल अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, 22 अप्रैल। नेक्स्ट चलते हैं 43 की। इसमें 43 में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी चेयरमैन कमीशन। तो इसका हो जाएगा AK मोहंती, इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम की बात करें अगर, अजीत कुमार मोहंती हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 44 की तरफ। 44 में विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। When did the Prime Minister of India नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस को जो इनोग्रेट किया गया था वो 28 मई ऑफ 2023 को किया गया था। द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन सी, जिसमें आपका टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। और अब तक जितने भी 45 के 45 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, उसमें आपके कितने स्कोर आए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम एग्जैक्ट जो कट ऑफ बता सकें कितना कट ऑफ कितने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग को अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।